जयंती मल्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले केमिस्ट्री का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। यह केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो है और हम आपको बता दें ये केमिस्ट्री का रिवीजन सेशन चल रहा है। इसमें पूरे फुल कंटेंट नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उन सभी पे ध्यान केंद्रित है। इस वीडियो का मूल ध्यान परीक्षा को देख करके केंद्रित किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझ लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है क्या? तो भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब उसको उल्टाया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, पानी को आप बर्फ बना सकते हैं और बर्फ को फिर पुनः क्या बना सकते हैं? पानी। तो यह एक उत्क्रमणीय प्रोसेस है, इसको उल्टाया जा सकता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है, नहीं उलट सकता है। जैसे हम आपको बोले दूध से दही बना दीजिए, अब फिर उस दही से दूध बना दीजिए, तो होगा? पॉसिबल है? नहीं है। तो यह अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है। तो जहाँ पे अनुत्क्रमणीय होगा, जिसको आप उल्टा करके फिर पुनः वह स्थिति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो वैसी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन होगी। लेकिन जहाँ पे आप उसको उल्टा करके पुनः वह चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। पहला तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा तो उत्पाद नहीं बनता है, नया कोई उत्पाद नहीं बनता। उत्पाद तो बनता है, नया उत्पाद नहीं बनता। जैसे पानी को जमाइएगा तो बर्फ बनेगा, कोई नया चीज़ नहीं बना है, ठीक है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया उत्पाद बनेगा। क्या बनता है? नया उत्पाद। द्रव्यमान समान रहता है भौतिक परिवर्तन में, जबकि द्रव्यमान इसमें समान नहीं रहता है रासायनिक परिवर्तन में। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल लीजिए, यह एक भौतिक परिवर्तन है। आप इसको फिर पुनः चीनी और पानी को अलग अलग कर सकते हैं। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ पिघलेगा, ठीक है, तो पानी बनेगा, तो फिर बर्फ को आप बना सकते हैं, फिर उस पानी से क्या बना सकते हैं? बर्फ को। तो यह क्या है? भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प, यह भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। जल से आप वाष्प बना दिए, फिर उस वाष्प को ठंडा कीजिएगा, क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ऊर्ध्वपातन और वाष्पन, यह भी एक भौतिक परिवर्तन होता है। ऊर्ध्वपातन क्या है वो हम आगे आएंगे तो डिस्कस करेंगे। वाष्पन क्या है? वाष्पन प्रक्रिया किसी ताप पे होती रहती है। जैसे कि पानी को छोड़ दिया तो वो वाष्प बन के उड़ते रहेगा। कोई भी द्रवित पदार्थ को जब खुला छोड़ दिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाष्प बन के उसके ऊपर के लेयर से वाष्प बन के वो उड़ते रहेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं वाष्पन का। एक गिलास पानी लीजिए, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दीजिए। एक गिलास पानी लीजिए, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दीजिए, पानी को उस गिलास में भर दीजिए, थोड़ा ऊपर खाली रहना चाहिए। आप एक दिन के लिए घर से चले जाइए, जब एक दिन बाद आइएगा तो उस कार्डबोर्ड के ऊपर पानी की बूंद दिखेगी। यह कैसे हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि पानी वाष्प बन के क्या हो रहा था? उड़ना चाह रहा था, और उसके रास्ते में क्या गया? कार्डबोर्ड। तो उस कार्डबोर्ड पे वो जाके चिपक गया। तो वाष्पन की प्रक्रिया किसी भी ताप पे होती रहती है, ठीक है। तो यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है? लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जो जंग लगता है तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, क्या कागज जल गया तो पुनः उससे कागज बन सकता है? नहीं बन सकता। तो कागज का जलना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। सब्जी का पकना, ठीक है, जब सब्जी को हम पकाते हैं तो वो मुलायम हो जाता है, तो यह भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। एग्जाम में क्या पूछेगा? मेन होता है एग्जाम क्या हमसे पूछेगा। तो एग्जाम में पूछेगा, आपको कोई एक एग्जाम्पल दे देगा, लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, अब देखिए एक हम नोट करके लिखा है कि मोमबत्ती का पिघलना, केवल मोम को पिघालें, मोमबत्ती नहीं लिखें, केवल मोम को पिघालें, तो मोम को का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। मोम को पिघालिएगा तो पानी बन के फिर पुनः जम करके मोम बन जाता है। जबकि मोमबत्ती
को अगर जलाइएगा तो मोमबत्ती में धागा भी होता है, तो धागा का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि धागा जल गया तो पुनः प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मोम तो प्राप्त हो जाता है, कुछ पार्ट भले उड़ जाता है लेकिन मोम जो है वो प्राप्त हो जाता है, लेकिन धागा जलने के बाद पुनः प्राप्त नहीं होता है। तो आप जब भी क्वेश्चन को पढ़िए, अगर मोमबत्ती का जलना पूछ रहा है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ दिख रहा है कि यहाँ रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए, अगर धागा को इंक्लूड कर रहा है तो रासायनिक मारिएगा, अगर केवल मोम का बोल रहा है तो भौतिक परिवर्तन होगा। तो आपको इसमें केवल एग्जाम्पल से क्वेश्चन रहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्लाइड में, ऊर्ध्वपातन, इसको सब्लिमेशन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम में रहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है, ठोस का गैस में सीधा परिवर्तन। जबकि आप जानते हैं ठोस को जब कभी गर्म कीजिएगा तो वो ठोस या ठोस को आप ऐसे छोड़ दीजिएगा तो ठोस से पहले द्रव आएगा, द्रव से गैस आता है, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन ठोस को सीधा छोड़ दें और वो सीधा क्या बन जाए, गैस, तो ऐसा कब होता है, ऊर्ध्वपातन में, ठीक है। या गैस से सीधा ठोस चल जाए तो उसको निक्षेपण कहते हैं, और अगर कहीं कहीं ऑप्शन में निक्षेपण ना हो तो वहाँ ऊर्ध्वपातन भी आप मार सकते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं वो सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वह पदार्थ क्या दिखाते हैं, ऊर्ध्वपातन से दिखाते हैं। जैसे कपूर, कभी आप कपूर को जलाए होंगे पूजा पाठ में, तो आप देखते होंगे कपूर जलता है और सीधा गैस बन जाता है, वो पिघलता कुछ नहीं है। तो कपूर क्या है, ऊर्ध्वपातन को शो करता है, सीधा ठोस से गैस बन जाता है। नेप्थलीन, नेप्थलीन एक तरह से फिनाइल गोटी होता है, जो कपड़ा उपड़ा में झिंगुर विंगुर नहीं लगने के कारण उसको दिया जाता है। तो नेप्थलीन की जो गोटी होती है उसको अगर आप डालते हैं किसी बक्सा या ट्रंक में, बाद में देखिएगा वो गायब हो जाएगा। तो नेप्थलीन क्या है, सीधा का सीधा ठोस से किस में परिणत हो जाता है, गैस में। तो नेप्थलीन भी ऊर्ध्वपातन शो करता है। सूक्ष्म बर्फ, जिसको CO2 कहते हैं, ड्राई CO2 ही क्या कहलाता है, सूक्ष्म बर्फ, यह भी ऊर्ध्वपातन शो करता है। आयोडीन भी क्या शो करता है, ऊर्ध्वपातन। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन, एंथ्रासीन ऊर्ध्वपातन। आपको याद क्या रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को दूर, रेत और नेप्थलीन, रेत मतलब वह बालू, और नेप्थलीन को मिला दें तो उसको पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, तो ऊर्ध्वपातन। क्यों होता है, क्योंकि जैसे आप रेत और नेप्थलीन को मिलाइएगा तो नेप्थलीन तो सीधा रखिएगा तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। मान लीजिए किसी चैम्बर में रख दें तो नेप्थलीन उड़ करके गैस बन गया, तो उस गैस को हम एक जगह कलेक्ट करके फिर से हम उससे प्राप्त कर लेंगे, लेकिन रेत वहाँ बच जाएगा। तो रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किससे दूर किया जाता है, ऊर्ध्वपातन से। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। या कपूर क्या दिखाता है, कपूर कौन सा प्रोसेस होता है, तो ऊर्ध्वपातन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल में खास करके ये 3 एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। एक आता है क्रेमेटोग्राफी। क्रेमेटोग्राफी एक तकनीक है जो रंगीन रसायन के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए एक कागज है, ठीक है, कागज नहीं कहिए, वो कागज ही कहिए, उस पर अगर कोई रंगीन कलर है, अगर उस कलर से हम, जैसे ब्लैक कलर, एक एग्जांपल लीजिए, काला रंग है, और काला रंग से हम सब रंग को अलग करना चाहते हैं, क्योंकि काला रंग बहुत सारे रंगों के मिश्रण से बना है। तो अगर हम सारे रंग को अलग करना चाहते हैं तो इसको एक सोल्यूशन में डाला जाता है, और जो रंग उस सोल्यूशन में बहुत तेज़ी से घुलेगा वो बहुत तेज़ी से ऊपर पहुंच जाता है, समझिएगा। जो रंग उसमें थोड़ा धीरे धीरे घुलता है वो धीरे धीरे नीचे रह जाता है। इस प्रकार सभी रंग को हम अलग कर पाते हैं। तो क्रेमेटोग्राफी कुछ नहीं, एक तकनीक है रंगीन रसायन के मिश्रण को पृथक करने के लिए। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई रंगीन रसायन का मिश्रण है, उसको अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रेमेटोग्राफी। इसको वर्ण लेखन भी कहते हैं, याद रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। द्रव का क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई द्रव उबलना स्टार्ट कर दे वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। तो अशुद्धियां अगर मिला दीजिएगा द्रव में तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए
पाश्चीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार लीजिए। देखिए ऊर्ध्वपातन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है, पाश्चीकरण इंपॉर्टेंट है। पाश्चीकरण क्या है? द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है जिसकी खोज लुई पास्चर ने की थी, जो फ्रांसीसी रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक थे। उन्होंने पाश्चीकरण एक तकनीक निकाली जो द्रव में खाने वाला पदार्थ है, जैसे दूध हुआ। अब दूध को लंबे समय तक आप ऐसे रखिएगा तो दूध फट जाता है बैक्टीरिया के कारण, आप जानते हैं। तो दूध फट जाने के बाद वो दूध बर्बाद हो जाएगा। तो उस दूध जैसे खाद्य पदार्थ को संरक्षण के लिए एक विधि निकाली गई। इस विधि का ही नाम पाश्चीकरण है। जैसे कि दूध को संरक्षण करने के लिए कुछ एक निश्चित ताप पर उसको कुछ देर तक गर्म किया जाता है, फिर पुनः ठंडा करके उसे पैकेट के अंदर संरक्षित कर लिया जाता है, या उसको ठंडा करके संरक्षित कर लिया जाता है। यही विधि क्या है? पाश्चीकरण है। जिसके कारण जब उसको गर्म करके पुनः तुरंत ठंडा किया जाता है तो दूध में जो उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, जिससे दूध बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की ही विधि क्या है? पाश्चीकरण, जिसकी खोज कौन किए थे? लुई पास्चर। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं भूपर पट्टी। पृथ्वी के अगर पट्टी में जाए, भू मतलब पृथ्वी, उसके पट्टी मतलब अंदर की ओर जाए, तो पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है? ऑक्सीजन 46.8%। उसके बाद सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13% और लोहा 5.5%। अब सुनिए, अभी आपने क्या देखा? पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, सेकेंड सिलिकॉन, थर्ड एल्युमिनियम, फोर्थ लोहा। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? आप जानते हैं ऑक्सीजन एक क्या है? अधातु है, ठीक है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। और एल्युमिनियम क्या है? एक धातु है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? अगर तत्व पूछ रहा है या अधातु पूछ रहा है तो आंसर होगा ऑक्सीजन, जो 46.8% है, ठीक है। या पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला सर्वाधिक धातु कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो आंसर होगा एल्युमिनियम। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। और अगर ये पूछे कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु कौन सा है? तो आंसर होगा सिलिकॉन, ठीक है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार लीजिए। चलिए एक मोती के बारे में हम बता दें। मोती जो है ये 3 चीज़ से मिलके बना हुआ है। 85% कैल्शियम कार्बोनेट और कांचियोलिन प्रोटीन होता है एक, ठीक है। एक प्रोटीन है जिसके कारण जो आप मोती को छुइएगा तो मुलायम टाइप का लगेगा, और 2 से 4% उसमें जल होता है। तो आपको याद रखना है मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को एरागोनाइट कहते हैं, और इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए तो हम क्या बताएं? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। और कांचियोलिन एक प्रोटीन है। आप जानते हैं मोती जो है समुद्र के किनारे पे मिलता है, ठीक है। तो ये कांचियोलिन एक प्रोटीन है और जल की मात्रा होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है। एग्जाम में क्या पूछेगा? मोती में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको एरागोनाइट भी कहते हैं। समझ में आ रहा? एग्जाम क्या पूछेगा ये हम बता दिए। जैसे इससे पहले भूपर पट्टी में एग्जाम में पूछता सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व या अधातु तो ऑक्सीजन, धातु तो एल्युमिनियम, उपधातु तो सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट आते हैं नीलम, जिसको रूबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूबी। यह एक रत्न श्रेणी का खनिज है। रत्न मतलब आभूषण श्रेणी का एक खनिज है, रत्न श्रेणी का, सॉरी। तो प्राकृतिक रूप में यह Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप में किस रूप में पाया जाता है? Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया और इससे पहले कई सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। जैसे भूपर पट्टी वाला भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया।
सोडियम। सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है और इसको सफ़ेद धातु ऐसे आसानी चाकू से काटा जा सकता है, आसानी रूप में चाकू से काटा जाता है। आपको हम बता दें सोडियम एक धातु है। सोडियम क्या है? एक धातु है और यह अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अगर इसको हम खुला हवा में छोड़ दें तो ये जलने लगेगा, अगर इसको पानी में डाल दें तो भी रिएक्शन कर लेगा। तो इसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। आपको आगे हम रिएक्टिविटी सीरीज बताएंगे, तब बताएंगे कि कौन सा धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है, वो हम आगे बताएंगे आपको। तो आपको याद रखना है सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा के रखा। आप 10th क्लास में भी ये सब चीज़ पढ़े होंगे। चलिए, और सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है सड़क की पीली रोशनी में। सड़क पे जो आप पीला रंग का लाइट सब देखते हैं जलता है, तो उसमें सोडियम लैंप प्रयोग होता है, ठीक है। तो वो जो लाइट होता है उसमें सोडियम वेपर का प्रयोग होता है, आपको हम बता दें, ताकि जो पीली रोशनी होती है वो पानी का, मान लीजिए बारिश के दिन में आपको लाइट देखना, ट्रैफिक में तो बारिश के समय में हमको लाइट दिखना चाहिए, तो जो पीला रोशनी होता है वो पानी के बूंद से मतलब वो पानी के बूंद से आसानी भी दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो लाइट नहीं दिखेगा आपको, इसलिए इसमें सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है। चलिए, और आपको एक चीज बता दें, अधातुओं में सोना का रासायनिक सक्रियता कम होने के कारण वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो सोना एक ऐसा धातु है जो रासायनिक सक्रियता बहुत कम है, मतलब वो खुला ऐसे रख दिया जाए तो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा और वो स्वतंत्र अवस्था में इसलिए पाया जाता है। ये हम आपको आगे जब रिएक्टिविटी सीरीज बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। चलिए, चूना पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI मान लीजिए, VBI। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान से निर्मित खनिज है। खनिज नहीं कही, चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान से निर्मित है। अवसादी चट्टान क्या होता है? जब बहुत सारे अवसाद लाखों समय तक दबे रहते हैं तो वो एक कठोर आवरण बन जाता है और उसी में ये चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है। और चूना पत्थर को हम कैल्शियम कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। तो आपको कई बार चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछा जाए, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। यह किस टाइप के चट्टान, तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उससे भी इंपॉर्टेंट, इसको भी VBI मान लीजिए। तो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र याद रहना चाहिए, CaSO4 × 12H2O, CaSO4 × 12H2O। अब होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम को, ठीक है, बताएंगे जिप्सम क्या। जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करने पर यह प्राप्त होता है। जिप्सम का सूत्र होता है, देखिए यहाँ है CaSO4 12H2O, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसमें हाफ को हटा के 2 लगा दीजिए बस, CaSO4 × 2H2O। और जब इसको हम गर्म करते हैं 373 पे, तो यही कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ सकता है, ठीक है, या रासायनिक नाम पूछ सकता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एकदम रट लीजिए इसको, इसका और कोई मेथड नहीं है, इसको याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों में, मूर्तियों के सांचे में होता है। आप जब किसी भी बच्चे का या किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो आप देखते होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक बैंडेज लगाया जाता है, और बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के मूर्तियों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, सांचा में। चलिए, नेक्स्ट आते हैं। पहले खनिज और अयस्क में अंतर समझ लेते हैं, खनिज और अयस्क में। तो धातु तथा उसके यौगिक पृथ्वी के अंदर से जिस रूप में निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। धातु और उसके यौगिक को जब पृथ्वी के अंदर से निकालेंगे, जिस रूप में निकालेंगे, उसको खनिज कहलाएंगे। ये सारी क्या कहलाएंगे, खनिज। मतलब पृथ्वी के अंदर से निकाला गया धातु और उसका यौगिक ही खनिज है। अब अयस्क क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस खनिज से जो आप अंदर से निकाले हैं, जो आप अंदर से निकाले हैं खनिज, उस खनिज से अगर धातु निकालना आर्थिक रूप से लाभदायक है तो वही क्या है, अयस्क है। मतलब
अगर आप खनिज को जो निकाले हैं, उस खनिज से जो धातु निकालना आर्थिक रूप से लाभदायक है, तो वो क्या कहलाएगा? अयस्क। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लोहा। लोहा एक धातु है और इसका अयस्क आप आगे अभी जस्ट पढ़िएगा, इसका अयस्क होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। तो अगर हम पृथ्वी के अंदर से हेमाटाइट या मैग्नेटाइट निकालते हैं तो वो क्या है? खनिज। पहले ये समझिए। अब उस खनिज से अगर धातु को निकालना आसान है और आर्थिक रूप से लाभदायक है, आर्थिक रूप से क्या हो? लाभदायक हो, तो वही चीज उस धातु का, जैसे हेमाटाइट और मैग्नेटाइट से हम क्या निकाल रहे हैं? लोहा। तो उस लोहा का अयस्क क्या हो जाएगा? हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। अब आपको हमारे अंदर से समझ में आ गया होगा। एक धातु का गुण होता है कि धातु को पीटिएगा तो आघात वर्धनीय होता है एवं तन्य हो जाता है, तन जाता है, फैलता है। तो उस गुण के कारण धातु आघात वर्णीय एवं तन होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कौन आघात वर्णीय एवं तन होता है, तो सबसे ज़्यादा धातु आघात वर्णीय एवं तन में सोना होता है, ठीक है। और सेकेंड चांदी होता है। तो आपसे पूछेगा सबसे अधिक आघात वर्णीय एवं तन्य धातु कौन सा है एग्जाम में, तो सोना। अगर सोना ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? चांदी। केवल एक शीशा एक ऐसा धातु है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। हम आपको बता दें, एक होता है कुचालक जिसमें विद्युत और ऊष्मा पास नहीं होती है, एक होता है सुचालक जिसमें विद्युत और ऊष्मा पास होती है। जैसे कि सबसे अच्छा अगर विद्युत का सुचालक बोले धातु में तो चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। तो शीशा एक धातु है, याद रखिएगा, शीशा एक क्या है? धातु है जो विद्युत और ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, माइका जिसको अभ्रक कहते हैं। इसका यूज इलेक्ट्रिक उपकरणों में होता है, जैसे कि आयरन। आयरन जो आप देखते होंगे जिससे आप शर्ट वर्ट या कपड़ा सब पे प्रेस करते हैं, तो उसको आयरन कहते हैं। उसके नीचे में एक अभ्रक की सीट होती है, पत्ती होती है। क्या होता है अभ्रक? तो अभ्रक के पास एक ऐसा गुण है कि वो विद्युत को पास तो नहीं करता लेकिन ऊष्मा को पास करता है, ठीक है। इसलिए अभ्रक का यूज होता है। इसलिए आयरन में क्या करते हैं? हम अभ्रक का यूज करते हैं ताकि उससे ऊष्मा पास हो जाए, ठीक है, हीट पास हो जाए, लेकिन विद्युत पास नहीं हो, करंट नहीं लगे आदमी को, लेकिन गर्मी जो आप जिससे कि हीट मिलता है जिससे कि आप आयरन करते हैं वो पास हो जाता है। तो ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का क्या हो? कुचालक हो, उसी को मैका कहते हैं। तो पारा भी एक धातु है। पारा जो Hg होता है, जो थर्मामीटर में होता है, जो समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन ऐसा धातु है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो पारा। यह सभी धातुओं में इसकी ऊष्मा चालकता सबसे कम होती है। और इसी से एक बार बीपीएससी एग्जाम में पूछ लिया कि निम्नलिखित में कौन ऐसा पदार्थ है जिसकी ऊष्मा चालकता सबसे कम है, तो आपको याद रहना चाहिए सभी धातुओं में सबसे कम है ऊष्मा चालकता। चलिए अब कुछ अभी हम बताए थे आपको धातु और अयस्क। तो हम बताए थे अयस्क क्या है, तो जैसे लोहा है, लोहा एक क्या है? धातु है। इसके अयस्क हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, ये सब इसके अयस्क हैं। इसमें सारा अयस्क याद नहीं करना है, ऊपर से आप 2 और नीचे का 1, 3 जरूर याद रखिएगा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट। पूछिएगा हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। समझ में आ रहा है? एग्जाम में से पूछेगा। चलिए एल्युमिनियम का अगर अयस्क की बात करें तो बॉक्साइट है, और भी इसके अयस्क होते हैं लेकिन हम सिर्फ जो एग्जाम में टारगेट किया हुआ उसी को उठा रहे हैं। कॉपर का अयस्क होता है क्यूप्राइट, Cu2O। चलिए जिंक का अयस्क होता है केलामाइन, ZnCO3। और चांदी का अयस्क होता है अर्जेंटा, ठीक है। और चांदी विद्युत का सर्वाधिक चालक होता है। हम अभी आपको बताए थे विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। चलिए नोट, पारा सीनेबार इसका अयस्क है। थोरियम, मोनाजाइट, यूरेनियम, पिच ब्लेड, ये सारी याद होने चाहिए। 10 बार पढ़िएगा अपने याद हो जाएगा। पूछेगा एग्जाम में सीनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का।
मतलब सीने बार से ही क्या प्राप्त होता है, पारा। मोनाजाइट से ही क्या प्राप्त होता है, थोरियम। पिच ब्लेड से क्या होता है, यूरेनियम। ठीक है, चलिए अब एक हम पूरा समराइज कर देते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। आपको भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में आपको एक तो याद होना चाहिए, यह उत्क्रमणीय होता है भौतिक परिवर्तन, वो अनुत्क्रमणीय होता है। बस ये एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, एग्जाम्पल याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ऊर्ध्वपातन याद होना चाहिए, खास करके ये 3 एग्जाम्पल, कपूर, नेप्थलीन, सूक्ष्म बर्फ। ठीक है, ये ऊर्ध्वपातन शो करता है, मतलब सीधा ठोस से कहाँ चला जाता है, गैस में। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जिसे रंगीन रसायन के मिश्रण को पृथक किया जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, मतलब कोई अशुद्धियाँ डाल दे द्रव में तो द्रव थोड़ा तेजी से नहीं, थोड़ा देर से उबलेगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। चलिए, पाश्चीकरण लुई पास्चर ने खोज की थी, द्रव सामग्री के संरक्षण में उपयोग होता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन, अगर उपधातु की बात की जाए तो सिलिकॉन, धातु में एल्युमिनियम, और सेकेंड क्या होता है, लोहा। चलिए, मोती आपको याद है, नीलम याद है, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है। चूना पत्थर, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, नाम भी और सूत्र भी याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 × 12H2O, और यह जिप्सम को 373 पे गर्म करने प्राप्त होता है। जिप्सम का भी सूत्र याद रखिए। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों में मूर्तियों बनाने में। खनिज अयस्क में अंतर एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन आप समझ के लिए याद रखना चाहिए। सबसे आघात वर्णनीय धातु सोना, सेकेंड चांदी। माइका उष्मा का चालक, मतलब उष्मा उससे पास हो जाएगी, विद्युत पास नहीं होगा। इसका यूज आयरन में होता है, हाँ अभी बताया था आपको, आयरन कपड़ा प्रेस करने में। पारा एक धातु है जो समान ताप पे क्या होता है, द्रव अवस्था में। तो पूछेगा कौन सा ऐसा धातु जो समान ताप पे द्रव अवस्था में। लोहा का आपको अयस्क याद रहना चाहिए, एल्युमिनियम का अयस्क याद रहना चाहिए, कॉपर का अयस्क याद रहना चाहिए। चलिए, जिंक का याद रखिए, चांदी का याद रखिए, और पारा, थोरियम और यूरेनियम का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आपको मिश्र धातु की और भी बहुत सारी बातें। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं।